केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज उत्तराखंड के दौरे पर। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जन मिशन को लेकर केंद्र सरकार की गिनाई उपलब्धियां। उत्तराखंड बजरंग दल ने पाकिस्तान और आतंकवाद का किया पुतला दहन। कश्मीर में 5 दिनों में 7 भारतीयों की हुई थी निर्मम हत्या। काशीपुर से विधायक हरभजन सिंह चीमा ने सक्रिय राजनीति से लिया संन्यास। काशीपुर सीट से बीजेपी के टिकट के लिए अपने बेटे त्रिलोक सिंह चीमा की दावेदारी करेंगे पेश। और रामनगर में जल जीवन मिशन के तहत कार्यक्रम की शुरुआत। हर घर में पेयजल की सुविधा पहुंचाना है मुख्य उद्देश्य। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। सबसे पहले हम एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। आपको बताएं कि उत्तराखंड में अब जो है गढ़वाल 21 को गढ़वाल और 24 को कुमाऊं से जो शहीद सम्मान यात्रा है वो शुरू होने वाली है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे सम्मान यात्रा का शुभारंभ। उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आपको बता दें, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने ये जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मान यात्रा का शुभारंभ करने वाले हैं। 21 को गढ़वाल में ये सम्मान यात्रा जो है वो शुरू होने वाली है और 24 को कुमाऊं में ये जो शहीद सम्मान यात्रा है वो शुरू होगी। रक्षा मंत्री सम्मान यात्रा का शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ करेंगे। कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने इस बात की पूरी जानकारी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सैनिक कल्याण मंत्री जो गणेश जोशी है उन्होंने ये जानकारी दी है। 21 को गढ़वाल और 24 को कुमाऊं को शहीद सम्मान यात्रा जो है वो शुरू होगी। बढ़ेंगे आगे। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल आज उत्तराखंड के दौरे पर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में जल मिशन को लेकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को गिनाया है। इससे पहले केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने उत्तराखंड के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की थी, जिसमें राज्य के जल मंत्री बिशन सिंह चुफाल भी मौजूद रहे थे। बैठक के बाद प्रहलाद पटेल बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने हर घर जल और नल मिशन को लेकर बड़े पैमाने पर काम किया है, जिसका परिणाम यह है कि उत्तराखंड में भी हर घर जल और नल पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने मिशन पर काम किया है और 2022 तक वह इस पूरे टारगेट को पूरा कर लेंगे। मैं 2 दिन के प्रवास पर था। मैंने जो देखा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बेमिसाल 20 साल के इस वर्ष में जब मैं उत्तराखंड में आया तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि असंभव दिखने वाले काम संभव हो गए और ये प्रधानमंत्री के नेतृत्व का कमाल है। तो वहीं कश्मीर में 5 दिनों में 7 भारतीयों की निर्मम हत्या होने पर बजरंग दल ने अपना रोष व्यक्त किया है। उत्तराखंड के बजरंग दल ने कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद के विरुद्ध पाकिस्तान और आतंकवाद का अब पुतला दहन किया है। बजरंग दल के अध्यक्ष विकास वर्मा ने बताया कि 1990 के दशक का माहौल आज भी कश्मीर में देखने को मिल रहा है। लगातार हिंदुओं और सिखों को यहां पर टारगेट कर उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लखीमपुर की घटनाओं को लेकर राजनीति करने में लगा हुआ है। क्यों कश्मीर की हालत विपक्ष को दिख नहीं रही है? मेरा केंद्र सरकार से आग्रह है कि कश्मीर की हालत को गंभीरता से ले और कश्मीर में बढ़ते आतंकवाद और आतंकवादियों को जड़ से खत्म करें। आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करें, नहीं तो बजरंग दल जो है सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा है। रक्षा के लिए केंद्र सरकार आगे
देखिए, आप देख रहे होंगे लगातार फिर 1990 के दशक का वही आतंकवाद जम्मू कश्मीर में चरम पर है। हिंदू सिखों को टारगेट कर कर मारा जा रहा है और एक तरफ जहां की विपक्ष अपनी लखीमपुर खीरी वाली एक सियासत पर लगा हुआ है और उनको नहीं दिख रहा कि कश्मीर में किस प्रकार से आतंकवाद चरम पर है, किस प्रकार हिंदू और सिखों को निशाना बनाकर, टारगेट बनाकर उनको बर्बरतापूर्ण मारा जा रहा है। आप देखिए, माखन लाल बिद्रू जो कि मेडिकल स्टोर संचालक थे, उनको बर्बरता के साथ क्यों मारा गया? उन्होंने दिखा दिया कि मानवता हमारे यहाँ मिसाल नहीं है। हम शरीयत को मानने वाले लोग हैं, इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, हमारा जिहाद यही है। तो वहीं राजाजी टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए 15 नवंबर के बजाय अब 1 अक्टूबर से ही खोले जाने पर नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने कड़ी आपत्ति व्यक्त की है और साथ ही मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को टाइगर रिजर्व को तत्काल पर्यटकों के लिए बंद करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा एनटीएसए के सहायक वन महानिरीक्षक ने मुख्य वन जीव प्रतिपालक के आदेश पर हाल ही में सत्यनारायण मंदिर से लेकर कासरो तक और चीला रेंज में क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जोन में एक नई सफारी कॉरिडोर बनाने और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए दोनों कॉरिडोर को भी तत्काल प्रभाव से पर्यटकों के लिए बंद करने के आदेश जारी किए हैं। नई दिल्ली निवासी अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल की ओर से दाखिल किए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए एनटीएसए के सहायक वन महानिरीक्षक हेमंत सिंह की ओर से मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक को लिखे पत्र में टाइगर रिजर्व को पर्यटकों के लिए खोलने पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। एनटीसीए के आदेश के बाद रिजर्व प्रशासन ने टाइगर रिजर्व को तत्काल प्रभाव से पर्यटकों के लिए अब बंद कर दिया है। तो वहीं 75 साल की आयु पूरी कर चुके उत्तराखंड में काशीपुर विधायक हरभजन सिंह चीमा ने सक्रिय राजनीति से अब संन्यास ले लिया है। चीमा ने कहा है कि काशीपुर सीट से भाजपा के टिकट के लिए वह अब अपने पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को दावेदारी जो है वो पेश करने वाले हैं। जल्द ही त्रिलोक बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने वाले हैं। भाजपा के विधायक चीमा ने पत्रकार वार्ता में कहा है कि बीजेपी ने लगातार 4 चुनाव में टिकट देकर उन पर भरोसा जताया। वह हमेशा से ही पार्टी के साथ जनता की अपेक्षाओं पर भी खरे उतरे हैं। खासकर क्षेत्र को गुंडाई और रंगदारी से मुक्त कराने में उन्होंने प्रभावी भूमिका निभाई है। उन्होंने विकास के नए आयाम भी स्थापित किए। कभी पार्टी लाइन से हटकर उन्होंने काम नहीं किया। चीमा ने आगे कहा कि पार्टी आमतौर पर 75 साल से ऊपर आयु के लोगों को टिकट नहीं देती है। ऐसे में वह अब अपने लिए टिकट नहीं मांगेंगे। वह अपने 52 वर्षीय पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा उद्यमी है। उनमें सोशल प्लेटफॉर्म पर काम करने की काफी ललक है। उनकी इच्छा को देखते हुए वह पार्टी हाईकमान के समक्ष उनके लिए टिकट की दावेदारी करने वाले हैं और साथ ही उन्होंने कहा है कि हमें विश्वास है कि पार्टी हाईकमान उनकी बात का सम्मान भी रखेंगे। चीमा ने आगे कहा कि अगर किसी और को पार्टी का टिकट मिलता है तो वे उसे पूरी शिद्दत के साथ चुनाव लड़ाएंगे। त्रिलोक सिंह भी उनका अनुसरण कर जनता की सेवा में लगातार लगे रहेंगे। जहां तक ग्राम बसई में नलकूप के शिलान्यास की अगर बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना जल मिशन योजना के तहत आज रामनगर में कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है, जिसके चलते यहां नलकूप लगाए जाएंगे जो कि 40 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई कराने का काम करने वाले हैं। किसानों की भूमि को सींचने के लिए अलावा सरकार की योजना जो है यहाँ ओवरहेड टैंक भी बनाएं और पेयजल लाइन को भी इससे जोड़ा जाए। तो उसके लिए बसई का पूरा गांव पेयजल के अंतर्गत आएगा। यह 111 लाख की योजना है और इसमें जो भी है 1 किलोमीटर पाइपलाइन सिंचाई फिलहाल बढ़ेगा अभी बाकी है और इसी प्रकार से जल मिशन योजना की जो पाइपलाइन है वो पूरे गांव में पानी की आवश्यकता के अनुसार अभी डाली जानी है। जहाँ तक इस नलकूप के आज शिलान्यास की बात है, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना जल मिशन योजना के तहत, जल जीवन मिशन के तहत ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ये नलकूप 40 हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड को लेकर लगातार पंडा समाज का विरोध झेल रही सरकार ने यह साफ कह दिया है कि किसी भी कीमत पर देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं किया जाएगा, बल्कि बोर्ड के एक्ट में लिखी गई यदि किसी धारा से पंडा समाज को आपत्ति है
तो उसका निस्तारण किया जाएगा। आपत्तियां दर्ज करने के लिए सरकार की ओर से बनाई गई उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष मनोहर कांत ध्यानी ने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि देवस्थानम बोर्ड के एक्ट को किसी ने भी सही तरीके से नहीं पढ़ा, इसलिए कुछ राजनीतिज्ञों के इशारों पर पंडा समाज विरोध कर रहा है। इसका एक्ट में किसी भी हकूकधारी का हक छीनने का जिक्र नहीं किया गया है। देवस्थानम बोर्ड यात्रियों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। ये बताया उन्होंने कि विरोध करने वाली समितियों को उन्होंने आपत्तियां दर्ज करने के लिए बुलाया है। जल्द ही वह आपत्तियों को लेकर उनका निस्तारण करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को देंगे। मौके पर समिति के कार्यालय का भी उन्होंने उद्घाटन किया। तो 3 महीने का समय, 3 महीने में से 1 महीने कट गया है व्यवस्था में, 2 महीने बचे हैं। हमको 2 महीने के अंदर इसमें निर्णयात्मक भूमिका बना करके समाधान के रास्ते खोज करके समाधान का सुझाव सरकार सामने रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करना है। अब आज तो लोग मिल रहे हैं, आ रहे हैं, सभी मिल गए। एक आध लोग छूट गए आने वाले, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है, जो छोटे मंदिर है। उत्तराखंड से लगातार अवैध खनन की खबरें जो हैं वो लगातार सामने आती है। ऐसा ही मामला ऋषिकेश से निकलकर भी सामने आया। आपको ये बताएं कि जनासू जा रहे 10 ओवरलोडिंग डंपर को एसडीएम के नेतृत्व में राजस्व टीम ने पकड़ा। तो वहीं पकड़े गए डंपर के ड्राइवर्स के हौसले बुलंद दिखे, बल्कि पुलिस से भी बात करने में भी दबंगाई दिखाते हुए नजर आए। फिलहाल इस मामले में एसडीएम का ये कहना है कि ओवरलोडिंग डंपरों की सूचना मिलने के बाद राजस्व टीम ने ओवरलोडिंग डंपर्स को पकड़ा है। तो वहीं इस पूरे मामले में डंपर्स का चालान काटकर जुर्माना भी लगाया गया है और अगली कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी को प्रेरित भी किया गया है। तो वहीं सोचने वाली बात तो यह है कि आखिर ऋषिकेश से कीर्तिनगर तक ओवरलोडिंग डंपर किस तरह बिना किसी रोक टोक के चल रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं प्रशासन पर इस बात पर उंगली जरूर उठती है, लेकिन ये देखना जरूरी होगा कि डंपर चालकों पर अब क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। देखिए, ऐसी खबर जैसी हमें मिलती है हम लोग तुरंत कार्रवाई भी करते हैं। तो जैसे ही खबर प्राप्त हुई थी कि ओवरलोडिंग वाली गाड़ियां जा रही, हमने तत्काल जाकर चेक करा। हमारी टीम गई थी नायब तहसीलदार कानून पटवारियों के लेकर के, उन्होंने तत्काल चेक करते हुए 10 गाड़ियों का चालान किया है ओवरलोडिंग में, जिसमें कि लगभग 4,87,700 के लगभग हमने चालान डीएम मैडम को भेजा है। वहाँ से जैसे ही वो चालानी जमा करवाते हैं, वहाँ से रिलीज ऑर्डर आएगा, तभी वो हर घर नल हर घर जल अभियान 100% पूरा होगा। ऐसे में श्यामपुर के भल्ला फार्म क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ऋषिकेश पहुंचे, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री ने योजना का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। आपको ये बता दें कि करोड़ों की लागत से शुरू हुई जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से हर घर जल हर घर नल का जो अभियान है वो कई क्षेत्रों में चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर से गांव तक हर घर में पेयजल लाइन पहुंचाने का वादा सरकार कर रही है। अब हर घर में ये जो वादा है वो सरकार की ओर से पूरा किया जाएगा। ये आज का जो आंकड़ा है वो 47.6% उत्तराखंड में उन घरों में मतलब पाइप से पानी पहुंच गया है। 2022 का लक्ष्य है। अभी हम उसको बिल्कुल बढ़ाने वाले नहीं हैं, बल्कि चुनाव के बीच में ये काम ना रुके। ज़रूरत पड़ेगी तो निर्वाचन आयोग से आग्रह करेंगे कि वो सर्वदलीय बैठक में इस बात की सहमति बनाएं कि जल जीवन मिशन का काम ना रुके। देखिए, श्यामपुर ग्राम सभा मेरी वो ग्राम सभा है जहाँ अनेकों मजरों में बहुत दिनों से पानी के लाइन के लिए समस्या बनी हुई थी। और मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं एक मजरे में गया तो वहाँ पे लोग हैंडपम्प से पानी पी रहे थे। तब से हम प्रयासरत थे कि यहाँ पे पानी का जो लाइन है कैसे आए, और यहाँ के जनप्रतिनिधियों क्या जनता के द्वारा भी बीच बीच में संज्ञान में।
तो वहीं सितारगंज के ग्राम सभा लौका गोठा के आक्रोशित ग्रामीणों ने अब विरोध प्रदर्शन किया है और साथ ही अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी करते हुए एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें ग्रामीणों ने अनदेखी करने और मौलिक सुविधाओं से वंचित करने का आरोप जो है लगाते हुए कहा है कि ग्राम सभा लौका गोठा को राजस्व ग्राम घोषित करने, रोड बनाने, सरकारी आवास देने, भूमि का मालिकाना हक देने समेत अन्य सरकारी सुविधाओं का लाभ देने की हमने सरकार से मांग की थी। और साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कह दिया है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो हम आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। सितारगंज के अंदर एक ग्राम सभा है गोठा लौका। तकरीबन 42 साल की आयु मेरी भी हो चुकी है, मैं देख रहा हूँ 60 साल 65 साल की हमारे पिताजी बुजुर्ग हो चुके हैं। हम जिन ज़मीनों का मालिकाना हक मांग रहे हैं, आज देखिए हर जगह मालिकाना हक मिल रहा है ज़मीनों का, राजस्व ग्राम घोषित किए जा रहे हैं, हमें रोड से भी वंचित रखा जा रहा है, ज़मीनों से भी वंचित रखा जा रहा है, यहाँ तक कि इंदिरा आवास से भी वंचित रखा। तो वहीं जनपद उधम सिंह नगर के नानकमत्ता में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खटीमा विधानसभा के प्रभारी एसएस कलेर के बेटे स्वर्गीय सिकंदर जीत सिंह कलेर की अंतिम अरदास आज नानकमत्ता गुरुद्वारे में संपन्न हुई, जिसमें दिल्ली आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी पहुंचे और साथ ही पार्टी के कई कार्यकर्ता भी यहां मौजूद रहे। प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष एसएस कलेर साहब हैं, उनके बेटे की स्वर्गीय सिकंदर जीत सिंह कलेर की आज अंतिम अरदास थी। तो हम सभी लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए आए थे और हमारे दिल्ली के जो डिप्टी सीएम हैं माननीय हमारे मनीष सिसोदिया जी, वो भी यहाँ पर श्रद्धांजलि उन्होंने भी दी। तो वहीं राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष संजू सक्सेना के नेतृत्व में कश्मीर में जिहादी आतंकवाद को समाप्त करने के लिए मदरसों, तबलीगी जमात और नरसंहार पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने एसडीएम को संबोधित एक ज्ञापन तहसीलदार यूसुफ अली को सौंपा गया है, जिसमें कश्मीर में बढ़ रहे आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीरी हिंदुओं को उनके घर को वापस बसाने की मांग की गई है। इस मामले में राष्ट्रीय बजरंग दल के मंडल अध्यक्ष मनोज कश्यप ने यह बताया है कि कश्मीर में हिंदुओं पर हो रहे नरसंहार को रोका जाए और पाकिस्तान की ओर से की जा रही गतिविधियों पर केंद्र सरकार कार्रवाई करे और साथ ही हिंदुओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले। तो वहीं खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली ने यह बताया कि कश्मीर में हो रहे जघन्य हत्याओं के संबंध में बजरंग दल ने एक ज्ञापन दिया है, जिसको उप जिला अधिकारी महोदय को प्रेषित कर दिया जाएगा। ये मामला आज जो राष्ट्रीय बजरंग दल और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की जो टीम आज माननीय तहसीलदार जी के माध्यम से माननीय मंत्री जी को एक सौंपा गया है, जो कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मतलब पहचान किया है, जिस प्रकार से उनका नरसंहार किया जा रहा है, उसके लिए एक मतलब माध्यम से तहसीलदार जी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। आज इनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है कि जो कश्मीर में जो जघन्य हत्याएं हुई उसके संबंध में इनके द्वारा जो है ज्ञापन दिया गया है, जो उप जिलाधिकारी महोदय को संबोधित है और ये जो है उप जिलाधिकारी महोदय को जो है प्रेषित कर दिया जाएगा। तो वहीं खटीमा में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नंदन सिंह खड़ायत को मंडी समिति का चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है, जिनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया है, जिसके लिए नंदन सिंह ने बीजेपी के वरिष्ठ नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुझे मंडी समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी, उसे मैं ईमानदारी से निभाऊंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि किसान की धान की फसल को अच्छे से अब तौला जा सके, इसकी व्यवस्था भी जो है वो की जाएगी। इस अवसर पर अपने प्रदेश नेतृत्व का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और जो विश्वास उन्होंने मुझ पर किया है, मैं निश्चित तौर पर उस विश्वास में उनके कायम उतरूंगा और क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार निरंतर प्रयास करता रहूंगा। और देखो, सरकार की स्पष्ट नीति है कि इस प्रदेश के प्रत्येक किसान का एक एक दाना धान का जो इस प्रदेश में तुलेगा, उसके लिए पूरी तरह से पारदर्शिता वाली योजना। अपने एक सूत्रीय मांग को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो धरना प्रदर्शन था
वो अब अपने 8वें दिन भी लगातार जारी है। आपको ये बताएं कि आंगनवाड़ी की जो महिलाएं वो लगातार प्रदर्शन कर रही है, जिससे पूर्णागिरी ग्राम प्रधान संगठन ने अपना समर्थन दिया है। तो वहीं मौके पर मौजूद पूर्णागिरी ग्राम प्रधान संगठन के अध्यक्ष रवि कुमार ने बताया है कि हमें सूचना मिली थी कि काफ़ी समय से टनकपुर तहसील में हमारी आंगनवाड़ी बहनें धरने पर बैठी हुई हैं। तो आज पूर्णागिरी ग्राम प्रधान संगठन अपना पूरा समर्थन देने के लिए इस बीच आया है। हम इनकी एक सूत्री मांग वेतन में वृद्धि को लेकर पूरा समर्थन इन्हें देते हैं। इनकी मांग जायज़ है जो कि पूरी होनी चाहिए। आज जब हमें सूचना मिली कि हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, सहायिकाएं हैं, वो आंदोलनरत हैं, तो हम सभी जो श्री पूर्णागिरी ग्राम प्रधान संगठन है, उन्होंने पूर्णतः इस आंदोलन को समर्थन दिया है। क्योंकि जो इनकी एक सूत्रीय मांग है वो है मानदेय वृद्धि से संबंधित, और हम सभी ग्राम प्रधान संगठन इस मांग से सहमत हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के द्वारा हमेशा निरंतर इस कोविड काल में देख लिए कोरोना वॉरियर के रूप में उन्होंने किस तरीके से अपना पूर्ण रूप से सहयोग और अपना कार्य दायित्व निभाया है। हर तरीके के कार्य, पंचायतों से रिलेटेड हो या हर तरीके के कार्य में उनकी अहम भूमिका रहती है। तो उन्हें एक सम्मानजनक मानदेय जरूर मिलना चाहिए। उनकी इस मांग का ग्राम प्रधान संगठन पूर्ण रूप से समर्थन प्रदान करता है। तो वहीं चंपावत के थाना टनकपुर क्षेत्र के अंतर्गत हो रही मां पूर्णागिरी शारदीय नवरात्रि मेले के दौरान शारदा घाट के पास एक नाबालिग बच्चा नदी के तेज बहाव में बह गया था कि तभी मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने गोताखोरों की मदद से बच्चे की जान बचाकर इंसानियत की मिसाल पेश कर दी। तो वहीं बच्चा यूपी के लखनऊ का रहने वाला बताया जा रहा है, जो मेला देखने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। तो वहीं टनकपुर के गांधी मैदान में नवयुवक रामलीला कमेटी की ओर से भव्य रामलीला और विशाल मेले का आयोजन जो है वो किया गया, जिसमें रामलीला के दूसरे दिन भी काफी रौनक मेले में नजर आई। आपको ये बताते चले कि कोरोना काल के बाद ये पहली रामलीला टनकपुर में हो रही है, जिसमें काफी संख्या में लोग रामलीला और मेले की शोभा बढ़ाने के लिए मेले में आ रहे हैं, जिसमें राजस्थान से आए ऊंट की जो भूमिका है वो काफी अहम नजर आ रही है। मेले में घुड़सवारी भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। तो वहीं बच्चों के लिए झूले, सर्कस, मिठाई के स्टॉल और भी जरूरतमंद सामग्री के स्टॉल मेले में लगाए गए हैं। आपको ये भी बताते चलें कि कोरोना काल से अभी तक बच्चे और बड़े मेला देखने को तरस गए थे, लेकिन कोरोना में राहत मिलने से इस तरीके का जो मेले का आयोजन है वो यहाँ पर हो पाया और जनता के लिए एक वरदान अब ये साबित हो रहा है। तो वहीं चक्राता वन प्रभाग के जंगलों में हो रहे देवदारों के वृक्षों के अवैध कटाई, चोरी, छिपे अब की जा रही है। तस्करी पर लगाम लगाने के लिए रात चक्राता वन प्रभाग के कानासर रेंज अधिकारी महेंद्र सिंह गुरसाई के नेतृत्व में टीम गठित कर रात को गश्त लगा रहे थे कि तभी इस दौरान एक नाहन आया, जिस पर शक होने पर जांच की गई और वाहन को जब्त कर लिया गया। जब कर्मचारी वाहन की जांच करने लगे कि तभी वाहन में बैठा चालक अंधेरा का लाभ उठाकर मौके से फरार हो गया, लेकिन कर्मियों की वाहन को जब्त कर लिया गया है। और वहीं रेंज महेंद्र गुसाई ने ये कहा है कि इस प्रकार की अवैध लकड़ी की तस्करी पर कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी। अधिकारी चक्राता द्वारा हमें निर्देश दिए गए थे कि आप समय समय पर जो अवैध प्रकाश की चोरियां होती हैं या इसकी आप इस जांच करते रहें, समय समय पर गश्त करें। तो इसी सिलसिले में हम रात्रि गश्त में थे कल रात, और हमें कनासर से चक्राता आते हुए एक गाड़ी मिली जिसमें 39 नग हमें देवदार के। तो वहीं चंपावत के गांव तपनीपाल ब्लॉक में हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी हिमाचल प्रदेश ने 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक CSIR मिशन चरण 2 के तहत सुगंधित फसलों की खेती पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान लोहाघाट के विधायक पूरण सिंह फर्त्याल ने स्थापित प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में कृषि वैज्ञानिक, CDO, सह परियोजना निर्देशक और अधिकारियों समेत लगभग 80 महिला, किसान और बेरोजगार युवाओं ने हिस्सा लिया।
तो वहीं कार्यक्रम में सुगंधित फसलों की बुआई और कटाई से लेकर प्रबंधन तक की सारी जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित डॉक्टर राकेश राणा ने कहा कि हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी पालमपुर हिमाचल प्रदेश की तरफ से सुगंधित तेल निकालने की एक इकाई को स्थापित किया गया है। इस मिशन से फसलों से सुगंधित तेल निकालकर किसान अपनी आय को 2 गुना भी अब कर सकते हैं। नमस्कार, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ पर एक माननीय विधायक चंपावत द्वारा एक मशीन का जो कि एक सुगंधित तेल निकालने की प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है। और ये मशीन CSIR IHBT पालमपुर जो कि हिमालय जैव संपदा प्रौद्योगिकी संस्थान पालमपुर हिमाचल प्रदेश में स्थित है, वहाँ के संस्थान के द्वारा यहाँ के लोगों के लिए, चंपावत के लोगों के लिए यहाँ पर लगाई गई है। तो वहीं दिनेशपुर में दुर्गा पूजा के पहले पड़ाव की शुरुआत हो चुकी है। तो वहीं रामलीला कमेटी की ओर से श्री राम जी की बारात बड़े धूमधाम के साथ क्षेत्र में निकाली गई और पूरे क्षेत्र को भक्तिमय बना दिया गया है। आपको ये बता दें कि दुर्गा पूजा की शुरुआत फल समेत केले का पेड़ को काटने के बाद से दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाती है। तो वहीं फल को दुर्गा पूजा में प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। आपको ये भी बताते चले कि ठीक आज से 5 दिन के बाद दुर्गा पूजा की विधिवत पूजा अर्चना की शुरुआत हो जाती है। हर साल की तरह इस बार भी भव्य मेले का यहां आयोजन किया जाता है। नवरात्रि की पूर्व संध्या पर जो माँ दुर्गा पूजा हम लोग करते हैं, पूरा बंगाली समाज और पूरा भारतवर्ष, पूरा विश्व, तो अमावस्या छूट के जब भी प्रतिवाद आता है उसी समय ये केले को काटा जाता है और इस केले से ही माँ की प्रथम पूजा की जाती है। और ऐसी मान्यता है कि केले की स्थिति जैसी भी हो, उस पूजा के आने तक बिल्कुल केला जो है पीले रंग में आके पक के पूरी तरीके से तैयार। तो वहीं हरिद्वार में वार्षिक सफाई मरम्मत कार्य के चलते 15 अक्टूबर की मध्य रात्रि में गंग नहर को अब बंद कर दिया जाएगा। यूपी सिंचाई विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। गंग नहर में दीपावली को 4 नवंबर की मध्य रात्रि से पानी छोड़ा जाएगा। हरिद्वार भीमगोड़ा बैराज से गंग नहर में पानी छोड़ दिया जाता है। नहर के पानी से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर कानपुर तक सिंचाई होती है। नहर से यूपी में 9 पावर हाउस भी संचालित होते हैं। हर साल गंग नहर को सफाई के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बार भी यूपी सरकार के विशेष सचिव मुश्ताक अहमद ने नहर बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। विशेष सचिव के आदेश के मुताबिक 15 अक्टूबर दशहरे की मध्यरात्रि से नहर में पानी जो है वो बंद कर दिया जाएगा। सिंचाई विभाग के SDO शिव कुमार कौशिक के मुताबिक 4 नवंबर दीपावली की मध्य रात्रि को नहर में पानी छोड़ दिया जाएगा। SDO के मुताबिक नहर में अभी 8000 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, जबकि मुख्य गंगा नदी में 22 से 40,000 क्यूसेक टन का जो पानी है वो लगातार आ रहा है। तो फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।